देखिए आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। जिस तरह से आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, उसी तरह से है सेलों का संयोजन। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो कल के वीडियो में हमने सेल के बारे में ये देखा था कि भाई किस तरह से सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं, सेल के सिरों पर विभवांतर हम निकालते हैं। जब आप सेल से करंट ले रहे होते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो सेल से करंट लेने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जब हम सेल को करंट दे रहे होते हैं, जैसे कि कल एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था कि सेल को चार्ज किया जा रहा था, वहां उसको करंट दी जा रही थी। लेकिन नॉर्मली अगर सेल को कनेक्ट करेंगे किसी रेजिस्टेंस के साथ, प्रतिरोध के साथ, इसका मतलब हम सेल से करंट ले रहे हैं। और जब सेल से करंट ली जाती है तो फॉर्मूला हमारा यूज होता था E और V प्लस IR। लेकिन अगर आप यहां से V निकालें, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ जाए तो फिर V हो जाएगा E माइनस IR। लेकिन ये कब है? जब सेल से करंट ली जा रही है, सेल से धारा ली जा रही है, ठीक है ना। सेल से जब धारा ले रहे हो तब ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। और अब हम बात करते हैं सेलों के संयोजन की। और फिलहाल दो सेल लेकर के चल रहे हैं, यानी दो सेलें हमारे पास, डिफरेंट सेल है। डिफरेंट का मतलब होता है उनके विद्युत वाहक बल अलग अलग है, उनके आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग। तो दो अलग अलग सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रही हो आप। तो पहला हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम में दो सेलों का संयोजन। श्रेणी क्रम में दो सेलों को आप जोड़ करके चल रहे हैं, तो फिर निकालना क्या है? आप वास्तव में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक निकालना चाहते हैं। देखिए आपने मान लिया कि भाई ये दो सेल हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 और उनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, R1 और R2। आपने मान लिया ये पॉइंट आपका A है, बीच में पॉइंट मान लो चलो B है, और लास्ट में पॉइंट मान लिया आपका C है। आपने इन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही तार में, आप पहले से जानते इस बात, एक ही तार में जो भी चीजें जोड़ी जाती हैं वो श्रेणी क्रम में होती है। तो आपने दोनों सेलों को एक तार में जोड़ते चले जा रहे हैं। ये दो हैं, और भी दो से ज्यादा अगर आपको कनेक्ट करने थे तो एक ही तार में जोड़ते चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। अब क्या है, हमें निकालना क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। सेल के लिए दो चीजें दिखाई गई हैं, वैसे तीन होती हैं, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। मान लीजिए हमें जो सेल का दे रखा है वो विद्युत वाहक बल दे रखा है और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। तो जुड़ने के बाद ये दोनों सेल एक सेल की तरह काम करेंगे, और जिस सेल की तरह काम करेंगे यानी एक तरह से तुल्य सेल की तरह काम करेंगे, इक्विवेलेंट सेल बन जाएगा एक। उस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले सेल के लिए लेते हैं और पहले वाले सेल के सिरों पे विभवांतर निकालें। तो विभवांतर का मतलब हो जाएगा A और B के बीच में विभवांतर, जिसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल कौन से होते हैं? ये प्लस और ये माइनस। आप अगर इसमें करंट दिखाओगे तो प्लस से करंट इधर होगी, ये I, और इसकी करंट भी दिखाओगे तो ये भी I। लेकिन यहां इस बात को क्लियर रखना कि ये I जो करंट है ये इस सेल की वजह से नहीं है, या फिर I करंट इस सेल की वजह से नहीं है, बल्कि ये दोनों सेलों की वजह से है। बस आपको तो ये देखना है कि दोनों सेलों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट हमेशा प्लस से चलती है, तो इसकी करंट भी इधर चलेगी और इस वाले की करंट भी इधर चलेगी।
लेकिन तार एक ही है, इसलिए दोनों सेलों के पास अलग अलग I1 I2 नहीं दिखा सकती। वायर जब तक एक रहेगा, श्रेणी क्रम जब तक रहेगा, विद्युत धारा का मान एक रहेगा। ये चीज आप पहले प्रतिरोधों में समझ चुके हो। क्लियर? इसका मतलब आप ऐसा मत कर देना कि यहां I1 दिखा दो और यहां I2 दिखा दो, कितने भी सेल जोड़ दो श्रेणी क्रम में। ये सच है कि वो जो धारा होगी उसमें वो सभी सेलों के कारण होती है, एक सेल की वजह से नहीं होती। लेकिन ये जो धारा होगी किसी एक सेल की वजह से नहीं है, इसलिए आप इसको I1 I2 नहीं लिख सकते, बल्कि सभी सेलों की वजह से धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको हमने मान लिया कितनी है धारा I है। अब बात आती है, मान लीजिए A और B सिरों के बीच में विभवांतर निकालना चाहते हैं। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। अगर मैं इस सेल के सिरों पर विभवांतर की बात करूं, वैसे विभवांतर को हम यहां से दिखा रहे हैं सेल के विभवांतर को, लेकिन इस विभवांतर B को विभव के अंतर के हिसाब से निकालूं तो A और B पॉइंटों के बीच में विभवांतर, तो आप उसको लिख दोगे VA माइनस VB इक्वल टू, यानी VA माइनस VB किसकी जगह पे आया है? ये V की जगह पे आया है। इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेल के सिरों पर विभवांतर हो गया, विभव का अंतर। दोनों पॉइंटों पे अलग अलग विभव निकाल के उसका अंतर निकाल दिया, यानी V की जगह पे हमने लिख दिया VA माइनस, और अब किसके बराबर होगा? E माइनस IR। लेकिन पहले सेल के लिए वो है E1 माइनस IR1। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये पहले सेल के लिए आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दूसरे सेल की बात करते हैं। दूसरे सेल के लिए पॉइंट B है और इधर पॉइंट C है। इसका मतलब यहां पे लिखोगे BB माइनस BC इक्वल टू E2 माइनस IR। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या कह रहे हो भाई, ये दोनों सेल मिलकर के एक सेल की तरह काम करेंगे। इसका मतलब अगर आप इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाना चाहते हो तो आप उसकी जगह केवल एक सेल बना दो और उसका आंतरिक प्रतिरोध दिखा दो। ये पॉइंट आपका A हो गया और लास्ट में पॉइंट आपका C हो गया। इसके विद्युत वाहक बल को E इक्विवेलेंट लिख दिया और इसको R इक्विवेलेंट लिख दिया। तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब देखेंगे करंट तो भाई इनकी वजह से, दोनों की वजह से फ्लो हो रही थी, तो अब भी क्या रहेगी? I रहेगी। अब आप ये मान करके चल रहे, तो इस तुल्य वाले परिपथ के लिए अगर इसी फॉर्मूले को लगाओगे तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर VA माइनस के VC इक्वल टू, ये फॉर्मूला E माइनस IR। तो V की जगह पे VA माइनस VC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अगर आप इनका एक तरह से संयोजन बना के देखोगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस हमको यही करना है, हमें इन दोनों इक्वेशनों को ऐसे सॉल्व करना है कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए। और ऐसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें दिख रहा है VA माइनस VC, VB नहीं दिख रहा, बीच वाला पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कुछ करो कि बीच वाला पॉइंट हमारा हट जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये VB माइनस का है, यहां पे VB प्लस का है। दोनों इक्वेशनों को ऐड करो। जब दोनों समीकरणों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। जोड़ने पर इससे ये कैंसिल हो गया, इधर बचा आपका VA माइनस VC इक्वल। इक्वेशन ऐड हो रहे हैं। चलिए पहले E1 में E2 को प्लस कर लेते हैं, E1 प्लस E2 और माइनस I कॉमन लेकर के ब्रैकेट में बच गया R1 प्लस R2। अगर आप इसको देखें, इक्वेशन थर्ड मान लिया इसको, और इसे देखें तो वास्तव में ये इक्वेशन इसके फॉर्मेट का है। इसको फिर ये काम बाद में करना है, लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन आ रहा है हमारा फोर्थ वाला, वो इस फॉर्मेट में आ रहा था। अब देखिए VA माइनस VC, VA माइनस VC, बाकी ये किसकी जगह पे दिख रहा है? E इक्विवेलेंट की जगह पे I R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या दिख रहा है? R1 प्लस R2। दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करके तुलना करके आप देख सकते हो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या निकाल दिया? E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया
तुल्य विद्युत वाहक बल के लिए, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यही दो चीज आप लेकर के आना चाहते हैं। ये डेरिवेशन तुमसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से जो रिजल्ट आया है उसको समझने की कोशिश आपको करनी है। और वो रिजल्ट क्या आया है कि जब आपने दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल कैसे निकल के आया? दोनों विद्युत वाहक बल आपस में सिंपली ऐड हो गए हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी आपस में ऐड हो गए हैं। हालांकि प्रतिरोध वाली कोई बात नहीं थी, प्रतिरोध तो आप पहले से ही जानते हो कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो सिंपली बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ऐसे ही अब आप कह सकते हो कि अगर आपके पास बहुत सारे सेल हैं, अगर आपके पास n सेल है, तो फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और प्लस डॉट 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 जितने भी सेल हो। मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आपको जरूरत पड़ जाए तुल्य विद्युत वाहक बल की, तो 10 सेलों के विद्युत वाहक बलों को आप ऐड कर दोगे, आप 10 सेलों के विद्युत वाहक बल को प्लस कर दोगे। ये रिजल्ट आया है आपके लिए। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास अब ट्रिक आ गई है कि हमें 10 सेलों का श्रेणी क्रम में 10 सेलों का विद्युत वाहक बल क्या कर देना है? प्लस कर देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और R इक्विवेलेंट की बात आएगी तो R इक्विवेलेंट तो कोई बात ही नहीं है, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे उनके प्रतिरोध भी प्लस हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, जो कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर एक चीज और है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं आता है। जब भी न्यूमेरिकल कोई आएगा तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत ट्रिक ऐसी देगा जो आपको कंफ्यूज करे और आपसे जानना चाहेगा कि भाई आप पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, तो अब श्रेणी क्रम में आपने रिजल्ट तो ये निकाल लिया, ठीक है, लेकिन अब उस रिजल्ट से और चीजों को समझना है। मान लीजिए कभी श्रेणी क्रम में ऐसे आ जाए कि 10 सेल है और 10 सेल में से एक सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अपोजिट पोलैरिटी क्या होती है इसको समझना। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब है, मान लो 2 सेलों को लेकर के हम चल रहे हैं। पहले अपोजिट पोलैरिटी का मतलब है जैसे ये प्लस माइनस, और अब की बात इस सेल का माइनस और प्लस, ये E1 और ये E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 और आंतरिक प्रतिरोध R2। और अब कहें कि अब बताओ तुल्य प्रतिरोध। आपको पता कैसे लगाना है कि भाई हमारे जो सेल है वो आपस में सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। कैसे पता लगाओगे? विद्युत धारा से, और विद्युत धारा हमेशा दिखाई जाती है पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर आप देखोगे कि इस सेल की विद्युत धारा तो इधर प्रवाहित होगी और इस सेल की विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी, इसका मतलब ये दोनों सेल आपस में सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये था कि एक का पॉजिटिव फिर उसका नेगेटिव, उसके बाद दूसरे का पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तीसरे का फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके आता। यानी सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में होते। अगर जितने भी सेल थे उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक डायरेक्शन में होते तो सबसे चलने वाली विद्युत धारा की दिशा भी एक हो जाती और आपस में प्लस हो जाती। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें वो आपसे कह रहा है कि एक सेल विपरीत ध्रुवता के साथ, अपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यही है कि उसके प्लस और माइनस बदल दिए गए हैं। तो आपको इस फिगर में वो दिख रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या होगा? करंट की डायरेक्शन कभी भी एक वायर में दो नहीं दिखाई जा सकती है। करंट इसमें एक ही तरफ होगी, और वो किधर होगी? मान लो यहां पर अगर E1 इज ग्रेटर देन है E2 से, तो करंट की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी फिर इधर पूरे परिपथ में। आप कहोगे अब इसमें तो शायद एक ही तरफ दिख रही है। दिखने से मतलब नहीं है, आप तो खुद हिसाब लगाओ कि इस सेल की करंट चलेगी इधर और इसकी चलेगी इधर, इसका मतलब ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। करंट तो एक ही दिखनी है और वो दिखेगी जो विद्युत वाहक बल ज्यादा है उसके हिसाब से। तो वो तो विद्युत धारा आपने दिखा दी ऐसे करके। अब यहां क्या करेंगे? तो यहां पर E इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 माइनस, यानी आप उसको माइनस कर दोगे। E1 माइनस E2, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दोगे। आप कहोगे सर ज्यादा वाले का पता कैसे चलेगा? अगर वैल्यू होंगी तब तो पता चल ही जाएगा, और वैल्यू नहीं होंगे तो अगर उसमें करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है तो करंट की डायरेक्शन हमेशा
ज्यादा वाले के हिसाब से दिखाई गई होगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूं, अब आप ये रिजल्ट ले आए कि अगर कोई सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़ा होगा तो उसके विद्युत वाहकत्व को माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन प्रतिरोध को माइनस मत कर देना। प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में अवरोध, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इस केस में भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2, उसको माइनस मत कर देना। तो अब बात समझ में आ गई। यानी न्यूमेरिकल के लिए आपके पास एक ऐसी ट्रिक आ गई है कि ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। लेकिन अब थोड़ा सा और चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल सेल जब वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब एक जैसे सेल, और एक जैसे सेल का मतलब विद्युत वाहकबल सबका एक जैसा, आंतरिक प्रतिरोध सबका एक जैसा। अभी मैं कहूं कि 5 आइडेंटिकल सेल हैं, पांचों के विद्युत वाहकबल E और पांचों के आंतरिक प्रतिरोध R हैं, तो बताइए तुल्य विद्युत वाहकबल कितना होगा। और वो ऐसे लगे हुए एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो E इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा 5E और R इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा 5R। बात समझ में आ गई कि नहीं? सही है ना? और अगर वो कह रहा है 10 सेल है तो 10E और 10R। लेकिन अगर उसने कह दिया कि 10 सेल है पर उसमें से एक सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा है, बात को ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। 10 सेल है, 10 में से एक अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा है, तो 10 में से एक अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा है तो फिर बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा। तू बता बेटा। बिल्कुल माइनस करना है। अब पहले मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं 10 सेल है, एक अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा हुआ उन 10 में से, अब कितना हो जाएगा? 10 में 1 माइनस R, तो कितना हो गया? 9। बैठिए, तू बता। 9R। आर की बात नहीं पूछ रहा मैं सेल के विद्युत वाहकबल की बात पूछ रहा हूं बस। 9E। बैठिए। इसीलिए पूछा था कि आप यही गलती करने वाले थे। कितना आएगा? 8। बिल्कुल 8, बिल्कुल सही है, 8 आएगा, क्योंकि यही गलती आप करने वाले थे। क्यों कर रहे थे गलती? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन कहेगा कि 10 आइडेंटिकल सेल्स, वो 10 सेल तुम्हें लगा के नहीं दिखाएगा, ऐसे करके लगा रहा है, तब तो लगा के दिखा देता, तब तो तुम सही कर लेते, लेकिन लगा के नहीं दिखाएगा। वो कहेगा 10 सेल में से 9 तो एक साथ साइड में लगे हुए और एक अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा हुआ है। तो बात को समझने की कोशिश करो। इसका मतलब पहली बात, तुम 10 में से एक क्यों घटा रहे हो भाई? 9 सेल एक तरफ लगे हुए, इसका मतलब उनका हो गया 9E, और एक सेल लगा हुआ अपोजिट पोलैरिटी के साथ, इसका मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 10E में से 9E नहीं घटाना है, बल्कि 9E में से E घटाना है। इसलिए आंसर क्या आएगा? 8E। बात समझ गए ना? इसीलिए मैंने पूछा है। ऐसा नहीं कि इन्होंने गलती की है तो कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हर स्टूडेंट यही गलती करता है जल्दबाजी में, और उस गलती को आप दोहराए ना, उसके लिए मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं। समझ गए ना कि आप उस गलती को न करें, इसलिए मैं तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं। तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि भाई हमारे 15 सेल हैं, 15 सेल में से वो कह रहा है कि 5 सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगे, तो 15 माइनस 5 मत कर देना। पहले ये देखो कि 5 अपोजिट है, तो एक साइड वाले कितने हुए उसमें से? 10, तो 10E तो वो हुआ, 5E एक तरफ वाला हुआ। अब इक्विवेलेंट कितना हुआ? 10E माइनस 5E, यानी 5E हुआ। ये बात ध्यान रखने वाली है और इसको आपको ध्यान रखना होगा। बात समझ गए? लेकिन प्रतिरोध निकालने में माइनस नहीं करना। प्रतिरोध अभी भी 15R हो जाएगा। 5 सेल है तो 5R हो जाएगा, 10 सेल है तो 10R हो जाएगा। बात क्लियर? तो मैं समझता हूं अब आपका ये टॉपिक क्लियर। अब कोई भी न्यूमेरिकल अगर सीरीज वाला आ जाता है सेलों के कॉम्बिनेशन का, आप उसको कर लीजिए। है कुछ नहीं, पूछेगा कुछ नहीं आपसे, पूछेगा क्या? विद्युत धारा पूछेगा। और विद्युत धारा के लिए तुम्हें क्या निकालना है? 2 चीज निकालनी है भाई। विद्युत धारा इक्वल टू होता है कुल विद्युत वाहकबल बटे कुल प्रतिरोध। इसका मतलब सेलों का कुल विद्युत वाहकबल निकालना आ गया आपको, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया, और अगर कोई बाहरी प्रतिरोध और जुड़ा है श्रेणी क्रम में तो उसको भी जोड़ देंगे बाद में, और कुल धारा इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहकबल बटे कुल प्रतिरोध, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2 सेलों की, और वो समांतर क्रम में।
बंद करो इसको।